क्लासेस स्टार्ट करेंगे। देखो अकाउंटेंसी आर्ट और साइंस दोनों का पार्ट है, तो इसका डेफिनेशंस, मीनिंग्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रोसीजर, ये सब जानने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक टर्म्स का मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा। जब बेसिक टर्म्स का मीनिंग क्लियर हो जाएगा, देयर आफ्टर आप अकाउंटिंग डेफिनेशन या प्रोसीजर में कुछ कुछ पार्ट को आप समझ पाओगे। देखो बेसिक टर्म्स जो होगा वो नॉर्मल जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं उसमें से बहुत सारा टर्म्स हम लोग यहाँ पे लेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ का मीनिंग आकर अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसको भी आपको समझना होगा स्टार्टिंग में, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग जानेंगे, तब हम लोग वापस आएंगे अकाउंटिंग के डेफिनेशंस में। तो अभी आप डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे, हाँ कुछ नोट्स में आपको पीडीएफ फाइल या कुछ क्लिप्स या कुछ भी आपको देता हूं, तो वो अभी आप नोट्स बनाते जाओगे। देखो क्लासेस करने के लिए आपको एक नोट्स की कॉपी जो थियोरेटिकल पार्ट होगा चैप्टर का वो अलग मेंटेन करोगे, और जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अलग मेंटेन करोगे। तो दोनों कॉपी अलग अलग बना लेना, नोट्स के लिए अलग और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए अलग। देन जब स्टार्टिंग में कोई भी चैप्टर अगर आपको मैं बताता हूं या उसकी वीडियो क्लासेस आपको सेंड करता हूं, तो सबसे पहले आप वीडियो क्लासेस को इत्मीनान से कंसंट्रेट होकर देख लोगे। देन जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने कहूंगा तो आप वीडियो पॉज कर करके जो मेरे स्टेप्स बताए हुए होंगे उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंगली आप सारा सॉल्यूशन लेते जाओगे। तो आज हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे। मैं पहले इसकी पिक्स आपको सेंड करूंगा, पिक्स को आप थ्योरेटिकल नोट्स वाली कॉपी में देखिए। आज हम कुछ बेसिक टर्म्स के अकॉर्डिंग के लिए कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे। तो पहले ये टर्म्स आपको क्लियर कर लेना है। मान लो कोई बिजनेसमैन है, वो एक बिजनेस ओपन करता है भारत स्टोर। तो ऑब्वियसली आपको पता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करते समय कुछ इनिशियल अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो बिजनेसमैन जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, उस टर्म्स को हम लोग कहेंगे कैपिटल। जैसे मान लो बिजनेसमैन मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 15 लाख, तो जो 15 लाख रुपए है उस अमाउंट को हम लोग टर्म करेंगे एज अ कैपिटल। तो आप मान लो 15 लाख इन्वेस्ट किए तो कैपिटल 15 लाख, और 10 लाख इन्वेस्ट कर दिए तो कैपिटल 25 लाख। तो जैसे जैसे अमाउंट इन्वेस्ट करते जाओगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होते जाएगा। सिमिलर अगर मान लो बिजनेसमैन का कुछ पर्सनल नीड है तो वो पर्सनल नीड के लिए बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉल करेगा। तो जो भी अमाउंट बिजनेस से विड्रॉल करेगा बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए, उस टर्म्स को हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो देखो हम यहाँ पे लिखे बिजनेसमैन विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, उस टर्म्स को हम लोग को डिफाइन करना है ड्रॉइंग्स से। दैट मींस आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो वो कैपिटल, और आप अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करोगे तो ड्रॉइंग्स। बेसिक्स ये हुआ। अब हम लोग आते हैं बिजनेस में क्या होता है, गुड्स का ट्रेड। मान लो आपका मोबाइल शॉप है, तो आप क्या करोगे, मोबाइल परचेज करोगे, परचेज करने के बाद उसको सेल करोगे कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद। तो ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड में हम लोग गुड्स का ट्रेड करते हैं, और गुड्स से स्टॉक बनता है, जो अनसोल्ड गुड्स होता है बिजनेस का, उसको स्टॉक कहते हैं। अच्छा, अगर आप परचेज करोगे तो बिजनेस का स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। एज इट इज अगर आप सेल करोगे तो बिजनेस का स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। अब ट्रेड में आते हैं, तो ट्रेड में आप गुड्स परचेज करोगे, परचेज किया हुआ गुड्स को सेल करोगे। देखो परचेज 2 टाइप्स का होगा। फर्स्ट कैश परचेज, अगर आप गुड्स परचेज करते हो और पेमेंट कर देते हो कैश में तो वो कैश परचेज। सेकंड क्रेडिट परचेज, अगर आप गुड्स परचेज किए लेकिन उसके बिहाफ पे आप पेमेंट नहीं किए तो उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट परचेज, मींस उधार में खरीदना, क्रेडिट मिलेगा। सिमिलर आप सेल्स देखोगे, सेल्स भी 2 टाइप्स का होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, फर्स्ट कैश सेल्स एंड सेकंड credit sales. When goods are purchased from cash, the term is used for cash sales, and goods purchased and credited used as credit sales. अगर आप परचेज सेल किए गुड्स को और पेमेंट नहीं किए तब क्या होगा, क्रेडिट सेल, मतलब उधार में बेचे। अब देखो 2 टर्म्स आपको और यहां क्लियर करना है।
कि जिससे हम लोग क्रेडिट परचेज करेंगे उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर्स। जैसे मान लीजिए आप गुड्स परचेज किए मिस्टर मोहन से, तो मोहन से क्रेडिट में लिए, तो बाद में तो आपको अमाउंट पे करना है ना, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स। अगर आप गुड्स सेल किसी को किए, सोल्ड गुड्स टू श्याम, अब श्याम को सेल कर दिए, वो तो पेमेंट मेरे को दिया नहीं, तब जो सेल थी वो क्रेडिट में सेल हुआ, और जो क्रेडिट में सेल होगा उस पर्सन को हम लोग कहेंगे डेटर्स। तो ये टर्म्स क्रेडिटर यूज करते हैं जिसको अमाउंट पे करना है, और टर्म डेटर उसके लिए यूज करते हैं जिसके से हम लोग को अमाउंट देना है। देखिए अभी हम लोग कंसेप्ट लेंगे बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। कोई बिजनेस कंसर्न एक पर्टिकुलर डेट को अपना एक बैलेंस शीट बनाता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है वो कंसर्न, और उस पर्टिकुलर डेट को अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन को वो प्रेजेंट करती है। तो अभी बैलेंस शीट क्या होता है ये नहीं जाना आपने को, बैलेंस शीट बनता कैसा है ये खाली समझना है। देखो बैलेंस शीट बेस होता है, एक टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन जिसपे सारा का सारा ट्रांजैक्शन बेस होगा। ये अकाउंटिंग का बेस है डबल एंट्री सिस्टम का। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताता है कि बिजनेस का एसेट्स का जो टोटल होगा वो टोटल ऑलवेज होगा कैपिटल और लायबिलिटी के। देखो आगे जाके हम लोग सीखेंगे कि बिजनेस में ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू फोल्ड एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट, और इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। तो वो अभी हम डिस्कशन का वो मेरा पार्ट नहीं है, अभी इंट्रोडक्शन है कि बिजनेस के लिए एसेट्स क्या होगा, लायबिलिटीज क्या होगा, ये समझ लो। ऑल वैल्यूएबल थिंग्स आर एसेट्स। बिजनेस का जितना भी वैल्यूएबल थिंग्स है वो सारा एसेट्स होता है। इन अदर टर्म्स आप कोई भी थिंग्स को जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको आप सेल कर सकते हो, जो जिसका वैल्यू होता है कैश में, वो आपके लिए एसेट्स है। लायबिलिटीज ऐसा अमाउंट जो फर्म को, जो बिजनेस को, या जो आपको किसी और को, आउटसाइडर पार्टी को पे करना हो। जैसे अगर आप गुड्स परचेज कर लिए क्रेडिट में तो क्रेडिटर्स को पे करना है लायबिलिटी, गुड्स सेल किए डेटर्स में तो अमाउंट रिसीवेबल है, इससे वो एसेट्स। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, पहले वो आप क्लियर कर लो। देखिए कैश इन हैंड आपके लिए इटसेल्फ वो वैल्यूएबल थिंग्स है। कैश एट बैंक वो भी आपके लिए एसेट्स हो जाएगा। डेटर्स जिसको क्रेडिट में गुड्स सेल किए हैं जिससे अमाउंट आपको रिसीव करना है, डेटर्स। इन्वेस्टमेंट, मान लो आप कहीं अमाउंट इन्वेस्ट किए हो, कोई प्लॉट परचेज किए हो, गोल्ड में इन्वेस्ट किए हो, शेयर्स में इन्वेस्ट किए हो, तो वो इन्वेस्टमेंट उसे भी हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए वो वैल्यूएबल थिंग्स है, आपके लिए एसेट्स होगा। क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स, जो बिजनेस में ऐसा परचेज किया हुआ गुड्स जिसको आप सेल नहीं किए हो और ईयर एंड में वो आपके बिजनेस में जो रह गया हो, वही क्लोजिंग स्टॉक होगा। और क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यूएबल थिंग्स है, वो भी आपके लिए एसेट्स होगा। Additional land and building, valuable things, plant and machinery, valuable things, furniture, valuable things, motor car, valuable things, computer, valuable things and goodwill। इस पे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ये भी बिजनेस का रेपुटेशन होता है, ये भी फर्म के लिए एसेट्स है। तो ये सारा वैल्यूएबल थिंग्स एसेट्स आ जाएगा। अब हम लोग आएंगे लायबिलिटीज में। देखो लायबिलिटीज में आप देख रहे होंगे सबसे पहले लिखा हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट जो आपको किसी आउटसाइडर को पे करना है, इससे वो लायबिलिटीज है। फिर आप देखोगे लिखा हुआ होगा लोन, बैंक लोन, या कोई बैंक ओवरड्राफ्ट भी रहता है, वो भी लायबिलिटीज होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको थोड़ा समझ लो। मान लीजिए आपके यहाँ अकाउंटेंट जॉब किया पूरा 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 18 मंथ नहीं, 18 नहीं, 12 मंथ होता है, और अकाउंट्स हम लोग ऑलवेज 12 मंथ का ही बनाएंगे। तो मान लो अगर आप 10,000 करके सैलरी पे करते हो तो पूरे होल ईयर का 1,20,000 होता है। लेकिन आप अपने अकाउंटेंट को सैलरी पे किए हो ओनली 1 लाख, तो 2 लाख रुपये आप सैलरी का पेमेंट किए नहीं, वो अमाउंट आपको पे करना है, इससे वो आपकी लायबिलिटीज बन जाएगा। तो आप समझ लो ऐसा अमाउंट किसी को पे करना हो, किसी को आपके लिए वो लायबल हो, आपका ऑब्लिगेशन हो, आपको देना हो, तो वो आपके लिए लायबिलिटीज है। एज इट इज बिजनेसमैन जो बिजनेस को लोन देता है वो भी कैपिटल अमाउंट भी लायबिलिटी साइड दिखाता है। इस पे हम लोग और भी डिस्कशन करने वाले बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बैलेंस शीट का एसेट्स का जो टोटल आएगा सेम टोटल बैलेंस शीट के लायबिलिटीज का आएगा। जितना एसेट्स का टोटल होगा उतना ही टोटल लायबिलिटीज आएगा। बैलेंस शीट का टोटल ऑलवेज एग्री कर जाता है।
आप देखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंगली टोटल एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मान लो कोई इसमें से कोई एक फिगर मिसिंग हो, तो आप इस इक्वेशन से कोई मिसिंग फिगर को फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो कैपिटल का फिगर मिसिंग है, तो आप क्या करोगे, एसेट्स में से किसको माइनस कर देंगे, लायबिलिटीज को। एज इट इज अगर मान लो क्वेश्चन लायबिलिटीज का वैल्यू लिख दिया हुआ है, तो एसेट्स से कैपिटल का अमाउंट माइनस कर दोगे तो वो लायबिलिटीज का फाउंड हो जाएगा वैल्यू। तो इस तरह आप देखोगे कि बैलेंस शीट में एक साइड में हम लोग एसेट्स लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लायबिलिटीज लिखते हैं। अभी हम लोग बैलेंस शीट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। देखोगे इस क्वेश्चन में आपको हेडिंग में लिखा हुआ है एक साइड में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का सारा वैल्यू दिया हुआ है। आप पहले क्या करोगे कि क्वेश्चन को आप लिख लोगे और सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करते समय आप देखोगे कि एसेट्स को ऑलवेज एसेट साइड में ट्रांसफर करना है और लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में। तो आप क्वेश्चन मान लो लिख चुके हो, तो आपको करना क्या है कि पहले डिफाइन करना है। एसेट्स के लिए ए वर्ड यूज करेंगे, कैश एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स, क्रेडिटर्स एल, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के लिए एल वर्ड यूज करेंगे, डेटर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स, नॉन लायबिलिटीज। एज इट इज लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एसेट्स। नहीं, ये एसेट्स नहीं होगा, ये पे करना तो ये आपके लिए क्या बनेगा, लायबिलिटीज एल। मोटर वेल एसेट्स, कंप्यूटर एसेट्स और कैपिटल लायबिलिटीज। और कैपिटल में देखना ये वॉट का साइन लगा हुआ है, दैट मींस इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल का अमाउंट भी फाइंड करना है। नेक्स्ट आपका वर्किंग ये होगा कि वन बाय वन एसेट्स को एसेट्स में, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में लिख लोगे। जैसे सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एसेट्स है तो वो एसेट साइड में चला जाएगा 20,000। फिर कैश एट बैंक, ये भी एसेट्स में आ जाएगा 30,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज से इसको लायबिलिटी साइड में लिखना होगा, क्रेडिटर्स 25,000। तो इसी तरह आप सारा फिगर जो एसेट्स लिखे हो उसको एसेट साइड में लिख लो और जिसमें लायबिलिटीज मेंशन किए हो उसको लायबिलिटीज साइड में ट्रांसफर कर लो। इस तरह से आप डेटर्स 35, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है ये भी ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर लोन लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, और अमाउंट भी उसके साथ ही ठीक उसके सामने में लिखना। हाँ, अमाउंट जब आप लिखोगे तो ये ध्यान रखना कि फिगर एकदम सीधा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोग को सारा फिगर को प्लस करके माइनस भी करना होता है। तो डेटा, इन्वेस्टमेंट, प्लांट मशीनरी, स्टॉक मशीनरी, ये सारा कुछ एसेट्स का एसेट्स में चला गया, क्रेडिटर, लोन, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में आ गया। अब आप देखोगे क्वेश्चन में कैपिटल का अमाउंट मिसिंग है, तो आप एसेट्स का टोटल लगाओगे। एसेट्स का टोटल आएगा 2,40,000। सेम टोटल हम लोग लायबिलिटीज में लाएंगे 2,40,000। तो आपको पता है लायबिलिटीज का टोटल हम लोग के पास 45,000 है, तो 2,40,000 में 45 माइनस करेंगे तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 2,45,000, 40,000 माइनस 45,000, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा 1,95,000, यही अमाउंट आपको कैपिटल के सामने लिखना है। तो इस तरह आप कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर से फिगर फाइंड कर लेगा, क्वेश्चन से कैपिटल का वैल्यू फाइंड हो गया। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था बैलेंस शीट का। अभी आपको 3 क्वेश्चंस मैं दूंगा सॉल्व करने के लिए बैलेंस शीट का क्वेश्चन। तो आप करोगे क्या कि ईच सेपरेट शीट में ईच क्वेश्चन को आप लिख लोगे। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लोगे, 3 क्वेश्चन दूंगा, 1, 2, 3 पेजेस में, ऊपर में आप क्वेश्चन लिख लोगे। नीचे आप फॉर्मेट पहले बना लोगे अप्रॉक्स 12 रो का। तो आप फॉर्मेट कैसे बनाओगे, ऊपर में डबल रो ले लोगे और पेज के बीच से एक लाइन खींचोगे लगभग 12 रो का, नीचे से क्लोज कर देना उसको। अब 2 पार्ट में हम फॉर्मेट को डिवाइड कर दिए। इस साइड में आएंगे, स्केल का जितना साइज होता है उतना ही बड़ा एक अमाउंट का कॉलम ले लेंगे, और इधर भी जो बीच का हम लोग सेंटर से जो लाइन ले थे इधर भी एक मार्जिन ले लेंगे अमाउंट का, और हेडिंग लिख देंगे बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, एसेट, लायबिलिटीज। ये काम तीनों में आपको करना है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, तीनों क्वेश्चन का आप डिफाइन कर लोगे कि एसेट लायबिलिटीज क्या है, और 1 बाय 1 जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि एसेट्स को एसेट साइड में लिखना, लायबिलिटी को लायबिलिटी में, इस तरह से आप बैलेंस शीट का क्वेश्चन बना लोगे। और जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो तीनों पिक मेरे को तुरंत सेंड करोगे, जो मैं चेक कर सकूं कि आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया।